नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी सर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे जो आपका भारत सरकार बजट 25-26 और बिहार सरकार के बजट से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं। यानी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, योजनाएं हैं, आज उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और यही आपके जो वीडियो होगा रिवीजन सीरीज का, उसका अंत हो जाएगा। बिहार और भारत में वायु प्रदूषण को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, डेली ही न्यूज़पेपर में आते हैं, इसको अच्छे से कवर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे, ये हाल ही में प्रकाशित हुआ है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिहार बजट 2025-26 महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान पर एक नज़र मारेंगे। उसके बाद से भारत सरकार के बजट में इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए डीप टेक योजना का ऐलान किया गया है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। श्रम कल्याण और रोजगार सूचकांक का ऐलान किया गया है बजट 25-26 से भारत सरकार के द्वारा में। क्या होता है ये पूछ सकता है आपसे कि श्रम कल्याण और रोजगार सूचकांक हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंस किया है, क्या है ये, इसके ऊपर प्रकाश डालिए, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये बजट से पहले ही ऐलान हो गया था इसका, और बजट में प्रमुख रूप से इसकी घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपका मदद हो जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, लास्ट के 4 दिन बचे हुए हैं, कृपया कॉन्फिडेंस बना करके रखें। अंत समय में सबसे ज़्यादा जो मदद करेगा वो है कॉन्फिडेंस, कि मैंने पढ़ा है और मेरे अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में सवाल आएंगे। और हकीकत भी यही है, अगर आपने सिलेबस को पढ़ा है तो आप जो पढ़ के जा रहे हैं उसी में से सवाल आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि जो आपने पढ़ा है उसको कौन कितना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मैक्सिमम सवाल आपके चिरपरिचित ही होंगे, एक आध सवाल सरप्राइज में होगा ही, क्योंकि सिविल सर्विसेज का मेंस है तो सारा पेपर ही आसान नहीं आएगा, कुछ एक आध सवाल कठिन होंगे, लेकिन जो आप पढ़ के जा रहे हैं उसी में से सवाल होंगे। कॉन्फिडेंस रखिएगा बिल्कुल, और एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद से इंतजाम करके अच्छे से रखना है। किसी पर डिपेंड नहीं होना है, कोई मास्टर आके वीडियो बनाएगा तब जाके मैं ये काम करूँगा, बिल्कुल नहीं। आप मेंस देने जा रहे हैं, उस स्तर का बौद्धिक स्तर तो आपसे कोई भी उम्मीद करेगा कि इतना समझ होगा इस बच्चे में कि एडमिट कार्ड और अपनी बाकी चीज़ें सही से रखे। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक है पॉल्यूशन। हम लोग एयर पॉल्यूशन को डिटेल पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा में रहता है। इससे पहले मैंने आपको नदी प्रदूषण पढ़ा दिया था, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन के कारण से वो भी चर्चा में रहा है। उसके अलावा फ्री बीज मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। फ्री बीज क्या होता है? जैसे चुनाव में महिलाओं के लिए जो लुभावने जारी किए जाते हैं कि 2100 रुपये हम देंगे आपको, 2500 देंगे, 2000 देंगे, तो ये क्या है? तो कैश फॉर वोट फॉर कैश, इस प्रकार का ये इनडायरेक्टली रूप से है कि आप हमें वोट दो, चुनाव जीतने के बाद हम आपको 2200 रुपये दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई, क्यों दे देंगे? तो इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसको भी रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। एयर पॉल्यूशन आपको पता ही है कि भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में, ज्योग्राफिकल रीजन, मानव निर्मित और प्राकृतिक कारण सभी हैं इसके पीछे योगदान इनका। इसके कारण से उत्तर भारत में लगभग में 6 से 7 महीने जो है वो पॉल्यूशन अपने चरम स्थिति पर होता है। WHO का है कि आपको 50 PM रखना चाहिए, PM स्तर 50 रखना चाहिए, जबकि यहाँ पर अगर स्वच्छ वायु रहता है तो भी 200 PM तो कम से कम रहती हैं, जो मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाते हैं, और कई सारे लोगों की मृत्यु, लाखों लोगों की मृत्यु भारत में पॉल्यूशन के कारण से हो जाता है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए परम आवश्यक हो गया है कि इसको पढ़ करके जाएं। औद्योगिक उत्सर्जन, सबसे पहला कारण क्या है? उद्योग धंधों से उत्सर्जन, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और PM10 यही सब आते हैं जो उद्योग से, धंधे से उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो कारण है वो है वाहन का उत्सर्जन, वाहन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड कब उत्पन्न होता है? तो किसी भी ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है, जिसको CO कहा जाता है, दम घोटू गैस भी कहते हैं इसको। कृषि गतिविधियां जैसे पराली जलाना, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अब पराली जलाने से पॉल्यूशन बनते हैं। पराली के अलावा भी कीटनाशक और बाकी चीज़ों के उपयोग से मीथेन का उत्सर्जन होता है, जिसमें धान की खेती से प्राकृतिक रूप से मीथेन का उत्सर्जन होता है। घरेलू प्रदूषण, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास, लकड़ी जलाने से घरेलू वायु प्रदूषण बढ़ता है। WHO के अनुसार ये बच्चों में निमोनिया का प्रमुख कारण बनता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में क्लीनिंग एजेंट्स, एयर फ्रेशनर से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs निकलते हैं। ये आपका क्या हो गया? घरेलू कारण, जिसके कारण से पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। वनों की कटाई और प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी, जंगल की आग, ये सब प्राकृतिक कारण में भी आते हैं।
अन्य कारण भी है, जैसे खुले में कचरा जलाना, निर्माण की गतिविधि, कंस्ट्रक्शन वर्क से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। पटाखों का उपयोग वायु प्रदूषण को कहीं न कहीं बढ़ाता है। परमाणु परीक्षण, रेडियोधर्मी प्रदूषक भी वायु को प्रदूषित करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये कारण नहीं है। नॉर्थ इंडिया में ये कारण नहीं है। नॉर्थ इंडिया में ये कारण नहीं है। ओके, वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान में भारत में पॉल्यूशन जो WHO के दिशा निर्देश हैं उसकी तुलना में 8 गुना ज़्यादा प्रदूषण है, जो जीवन प्रत्याशा को 3.6 वर्ष और दिल्ली में यह 11.9 वर्ष तक कम कर सकती है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी आयु लगभग में 12 वर्ष कम हो जाएगी। CPCB के अनुसार 156 शहरों में वायु प्रदूषण गुणवत्ता बहुत ही खराब है, जिसमें 3 शहरों का AQI 300 से अधिक रहता है, जबकि रहना कितना चाहिए? 50 रहना चाहिए। AQI 50 रहना चाहिए, जबकि वो 300 से ज़्यादा रहता है। भारत वायु प्रदूषण से 1.67 मिलियन मौतें होती है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लगभग में 16 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जो कुल मौतों का 17.8% है। दुनिया में अगर 100 लोग मरते हैं तो उसमें से लगभग 18 लोग भारत में मरते हैं पॉल्यूशन के कारण से। विश्व के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में है। ये वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताया है। कई सारे बीमारियां भी इसके कारण से उत्पन्न होती हैं। सरकार के क्या क्या प्रयास हैं? सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया हुआ है। 2019 में शुरू किया गया इसका लक्ष्य 2026 तक 102 गैर प्राप्ति शहरों में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को 40% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक, जो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। 2022 तक प्रदूषण में 18.8% की कमी आई है। ऐसा भारत सरकार ने कहा है कि 2017 के स्तर की तुलना में 2022 में पॉल्यूशन में लगभग में 18.8% की कमी आई है। 19% आप मान करके चल सकते हैं। 10.8 महीने का जीवन प्रत्याशा यानी कि उम्र भी बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में LPG प्रदान कर घरेलू प्रदूषण को कम किया जा रहा है। इंटरनल पॉल्यूशन को कम किया जा रहा है LPG प्रदान करके। BS6 वाहन को लागू किया गया है। BS6 क्या होता है? तो इंजन का ये एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है। तो भारत स्टेज 6 का जो इंजन आप लगा देंगे सभी वाहनों में, तो उत्सर्जन कम हो जाता है। उत्सर्जन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनका उत्सर्जन कम हो जाएगा। दिल्ली में CNG इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और नेक्स्ट ईयर से 2 व्हीलर जो पेट्रोल वाले चलते हैं, पेट्रोल डीजल वाले, उनको भी बैन किया जा सकता है दिल्ली में। पता नहीं किस तरह का फैसला है। आप इमेजिन कीजिए, जितने भी वाहन होते हैं 2 व्हीलर, उसमें मैक्सिमम पेट्रोल वाहन ही होते हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आपने सुना है क्या? देखा है क्या? होते हैं, स्कूटी वगैरह होते हैं, लेकिन पावरफुल नहीं होती वो गाड़ियाँ। बाइक भी लॉन्च हुआ है इलेक्ट्रिक, लेकिन वो अभी भी उतने ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए हैं। और दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि अगले साल से हम दिल्ली में पेट्रोल 2 व्हीलर को बैन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। वायु गुणवत्ता निगरानी, CPCB ने देश भर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या बढ़ाई है। दिल्ली NCR में 50 टीमें लगाए गए हैं। पराली जलाने पर भी नियंत्रण किया गया है। हरियाली और स्वच्छता अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बिहार प्रदूषण का कारण क्या है? तो कृषि और पराली का जलाना है, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां हैं, वाहन और शहरीकरण है। पटना जैसे शहरों में ट्रैफिक वाहन के बढ़ने के कारण से क्या है, तो वहाँ पर प्रदूषण अधिक देखे जाते हैं। और पटना की ये भी है दिक्कत कि भाई सभी वाहन वहाँ पर, जैसे दिल्ली में ऑटो सभी के सभी आपको पेट्रोल वाले मिलेंगे, CNG वाले मिलेंगे, लेकिन पटना में CNG वाहन है, लेकिन उनकी संख्या कम है अभी भी। घरेलू ईंधन, ग्रामीण बिहार में लकड़ी बायोमास का उपयोग घरेलू ईंधन का, घरेलू प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। भौगोलिक और मौसमी कारण भी है। इंडो गंगा का जो प्लेन है, यानी कि इंडस गंगा का जो प्लेन है, उत्तर भारत का प्लेन है, यहाँ पर ठंड के मौसम में वायु बैठ जाती है, शांत वायु होता है, लेकिन उत्सर्जन तो उतना बना ही रहता है। इस उत्सर्जन के बने रहने के कारण से, वायु के मूवमेंट नहीं होने के कारण से यहाँ पर पॉल्यूशन फंस जाता है और यहाँ पर टिका हुआ रहता है। अगर हवा चल रही है बहुत अच्छी, पॉल्यूशन हो भी रहा है, तो पॉल्यूशन बिखर जाता है, किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता है और पॉल्यूशन कम हो जाता है उस स्थिति में। लेकिन यहाँ पर तो हवा के रुकने के कारण से पॉल्यूशन फंस के रह जाते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? तो बिहार गंगा इंडो गंगेटिक मैदान का हिस्सा है, जहाँ पर PM 2.5 का स्तर WHO के मानकों से कहीं ज़्यादा है। बिहार के कई सारे शहर जो हैं वो देश के सबसे एयर पॉल्यूटेड शहरों में से एक में आते हैं। पटना, गया, बेगूसराय, दरभंगा, इन सब शहरों में कई बार आपको 300 से ज़्यादा ही AQI मिलेगा। बिहार में केवल 35 सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हैं जो अपर्याप्त हैं। बिहार प्रदूषण संबंधित आर्थिक हानियाँ GDP का 2% है। एक तो वैसे ही बिहार की GDP छोटी है, उसमें भी 2% हानि जो है वो पॉल्यूशन के कारण से हमें देखने को मिलता है। श्वसन रोग, अस्थमा और हृदय रोग का दर भी धीरे धीरे करके बिहार में बढ़ा है। NCEP के तहत में क्या क्या काम किया जा रहा है? तो पटना, गया, बेगूसराय और भी कई सारे शहरों को हमने चिन्हित किया है, जहां पर हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCEP का मतलब क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को हम लोग लागू कर रहे हैं और वहां पर एयर पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया ताकि जो घरों में लकड़ी का ईंधन उपयोग करने के कारण से या कोयले के उपयोग के कारण से इंटरनल पॉल्यूशन बनता है उसको कम किया जा सके। पराली प्रबंधन, वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल और जागरूकता और हरियाली अभियान भी चलाया गया है। जैसे जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो भी इसमें मददगार हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सुझाव क्या हो सकता है भाई? सुझाव यही हो सकता है कि पेड़ लगाएं, सबसे अच्छा काम वही होता है, पेड़ लगाएं, आप पॉल्यूशन से फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, जिसे यूनेस्को के द्वारा यूएन वाटर की ओर से प्रकाशित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका शीर्षक क्या है? पर्वत और हिमनद जल टावर, ये इसका शीर्षक है। यह रिपोर्ट विश्व जल दिवस 22 मार्च को, प्रथम विश्व हिमनद दिवस 21 मार्च के अवसर पर 21 मार्च 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च किया गया है। तो इसको कृपया करके ध्यान में रखें। ये लेटेस्ट है, पिछले सप्ताह का है। आज पिछले सप्ताह नहीं, पिछले महीने का है। आज तो 20 तारीख हो गया, 1 महीने पहले इसको लॉन्च किया गया है। पर्वत हिमनद और जल टावर महत्व। पर्वत हिमनद विश्व के जल टावर के रूप में जाने जाते हैं, जल टावर के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर जल इकट्ठा है और वो आवश्यकता के अनुसार जल प्रदान करते हैं। लगभग 2 अरब लोगों को पीने का पानी, कृषि उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए जल प्रदान करते आए हैं। पर्वत और हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े पर्वतों पर मौजूद हैं, उन्हीं से हमें जल की प्राप्ति होती है। जल चक्र में भूमिका। पर्वत बर्फ हिम के रूप में जल संग्रहित करते हैं, जो गर्म मौसम में पिघलकर नदियां और जल स्रोतों को पानी उपलब्ध करवाते हैं। बारहमासी नदी ग्लेशियर के कारण से ही संभव हो पाता है, नहीं तो हमें सारी के सारी दुनिया की नदियां मौसमी नदी ही देखने को मिलती है। ये क्या होता है? विशेष मौसम में ये हिमनद बर्फ बनते हैं और फिर जब गर्मी का मौसम आता है जिसमें वर्षा नहीं होती है, उस समय ये हिमनद पिघल करके लोगों को जल मुहैया करवाते हैं। उत्तर भारत का मैदान जो है बारहमासी नदियों के कारण ही इतना ज़्यादा सघन आबादी का मैदान है। अगर ये हिमनद नहीं होते तो यहाँ पर इतनी आबादी नहीं होती। जैव विविधता। पर्वत विश्व के 34% जैव विविधता हॉट स्पॉट में से 25 का घर है, यानी कि टोटल दुनिया में 34 जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए यूनेस्को के द्वारा, उसमें से 25 जो हैं वो माउंटेन रेंज के आसपास में स्थित हैं। स्थानिक जैव विविधता और कृषि औषधीय पौधे की जीन पूल को संरक्षित करते हैं। हिमनदों का तेजी से पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से विश्व का तापमान बढ़ने के कारण से हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। 1975 के बाद से हिमनदों ने 9000 अरब टन से अधिक द्रव्यमान को खो दिया है, जिससे 2024 में अकेले 450 गीगा टन का नुकसान हुआ है। 9000 अरब टन 1975 के बाद से हिमनद जो हैं वो अपना भार, अपना बर्फ खो चुके हैं। धीरे धीरे करके वो छोटे होते जा रहे हैं। है क्या? यहाँ पर पिघलने का उनका दर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और बर्फ इकट्ठा होने का दर कम हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ इकट्ठा कम हो रहा है और खर्च ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी ही वो समाप्त हो जाएंगे। हिंदू कुश हिमालय, जिसको दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है बर्फ़ के कारण से, जो हिमालयन रीजन है इसको बर्फ़ के कारण से दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्षेत्र में हिमनद 2021-22 की तुलना 65% तेजी से पीछे हट रहे हैं। यह वैश्विक तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। 2100 तक हिमनदों का 30 से 35% हिस्सा विलुप्त हो जाएगा और हमारी जो बारहमासी नदियां हैं उत्तर भारत की, धीरे धीरे करके वो सभी की सभी मौसमी नदियां बनने लग जाएंगी और मौसम के विशेष के अनुसार से ही उनमें जल आपको दिखेगा। जल प्रवाह में अनिश्चितता। हिमनदों को पिघलने से जल प्रवाह अनियमित हो रहा है, जिससे बाढ़, सूखा, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। GLOFS पिछले 200 वर्षों में ग्लेशियर लेक होते हैं। ये ग्लेशियर लेक होते हैं जो ग्लेशियर के पिघलने से जगह बनता है, मिट्टी का जगह बन जाता है, तालाब जैसा। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्लेशियर था, वो पिघल के हट गया तो यहाँ पर तालाब बन जाएंगे। इनके बांध कमज़ोर होते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं सारे पानी। इसी को क्या कहा जाता है? GLOFS यानी कि हिमनदीय झील विस्फोटक बाढ़ कहा जाता है, फ्लड। 12,000 से अधिक मौतें हुई हैं। सिक्किम में हाल की मौत इसका शानदार उदाहरण है, पिछले वर्ष ही देखा गया है। समुद्र तल में वृद्धि। हिमनदों का पिघलना वैश्विक समुद्र तल वृद्धि में 25 से 30% का योगदान देता है। 2006 से 16 के बीच प्रतिवर्ष 335 अरब टन बर्फ के नुकसान से समुद्र तल में लगभग में 1 मिलीमीटर की वृद्धि देखी गई है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं। ये इंसान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन आने खतरे भी हैं। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। बढ़ते तापमान के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। भूस्खलन का खतरा भी बढ़ रहा है।
काला कार्बन और प्रदूषण, ये क्या होता है भाई? काला कार्बन जाकर बर्फ पर बैठ जाते हैं और काले कार्बन का सूर्य की रोशनी को अब्जॉर्ब करने की ताकत ज़्यादा होती है, जिससे बर्फ को गर्म कर देते हैं और बर्फ गर्म होकर के पिघल जाता है। ठीक है, ब्लैक कार्बन भी इसको कहा जाता है। वाटरमेलन स्नो प्रभाव, लाल शैवाल हिमनदों की सतह पर उगते हैं, जिससे सतह का परावर्तन क्षमता एल्बिडो कम होता है और हिमपात तेजी से पिघलने लग जाता है। एल्बिडो क्या होता है? परिवर्तनीयता यानी कि परावर्तिता, यानी कि कोई प्रकाश किसी सतह पर पड़ा है, कितने प्रकाश को उसने वापस कर दिया, परावर्तित कर दिया, वही उसका एल्बिडो कहलाता है। अगर कोई आपने ब्लैक शर्ट पहना हुआ है तो उस पर अगर कोई लाइट आ रही है तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट बहुत कम मात्रा में करता है, तो यानी कि वो आपको गर्म कर देगा। वहीं पर अगर आपने सफ़ेद पहना हुआ है तो प्रकाश परावर्तित हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि वो ठंडक प्रदान करेगा। सेम बर्फ़ के साथ ही होता है। बर्फ़ अगर केवल बर्फ़ है तो वहाँ से प्रकाश परावर्तित हो जाता है और तापमान कम ही रहता है, पिघलने का दर कम ही रहता है। वहीं पर बर्फ़ पर अगर कोई भी इम्प्योरिटी आ जाएगी, जैसे लाल शैवाल आ जाएगा, काला कार्बन आ जाएगा, तो ये क्या करेगा? ये जो एल्बिडो का प्रभाव है, परावर्तित करने की क्षमता है, उसको कम कर देगा, जिससे तापमान बढ़ जाएगा और बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लग जाए, बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगा। ओके, प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? हिंदू कुश, हिमालय, एंडीज और हाइड्रो पावर क्या है भाई? हिमनदों का पिघलना, वर्षा पैटर्न बदलाव हाइड्रो पावर उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं धीरे धीरे करके, यानी कि आपको जो डैम बनाया हुआ है आपने बिजली उत्पादन के लिए, वो भी धीरे धीरे करके वो डैम भी निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि उनको जल की ही प्राप्ति नहीं होगी, तो कहाँ से बिजली बनेगा? हिंदू कुश, हिमालय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ है पूरी दुनिया में। अगर दोनों ध्रुव को छोड़ दें तो वो बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहा है, और इसके आस पड़ोस के जितने देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, ये सारे के सारे प्रभावित होंगे। एंडीज है जो अपने 30 से 35% हिमनद खो चुका है। नीतिगत व तकनीकी सावधान, कार्बन उत्सर्जन में कमी करें, एकीकृत जल प्रबंधन योजना अपनाएं, निगरानी या बुनियादी ढांचे का निर्माण करें, जलवायु अनुकूल वित्त पोषण के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। जल शासन, पर्वतीय क्षेत्र में जल शासन को मजबूत करना, विशेष रूप से ट्रांस बाउंड्री सहयोग स्थापित करना, कि अगर हिमनद पिघल रहा है तो ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पाकिस्तान और चीन की भी समस्या है, हमें मिल करके काम करना चाहिए। विश्व जल दिवस 2025 और हिमनद संरक्षण थीम था इस बार का, ग्लेशियर का संरक्षण। पिछले ही महीने रिपोर्ट आया, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यह थीम जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के तेजी से पिघलने और इसके वैश्विक जलापूर्ति के प्रभाव को रेखांकित करती है। वैश्विक अभियान जैसे यूएन वाटर ने हिमनद संरक्षण को बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है कि समुदाय की जागरूकता को बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने हिमनद संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। सतत विकास लक्ष्य भी जल के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, SDG 6 जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार बजट 25-26, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, स्थिति और भविष्य। ये मैंने एक बार बिहार में महिलाओं की स्थिति पहले भी पढ़ाया है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले इसके आगे का एक टॉपिक कवर कर लेते हैं जो भारत सरकार के बजट से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या है, रक्षा क्षेत्र के लिए डीप टेक योजना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 24-25 का जो बजट था अंतरिम, उसमें भी घोषित किया गया, और जो अभी का लेटेस्ट बजट है उसमें बहुत सारा पैसा इसके लिए आवंटित किया गया है। रक्षा क्षेत्र के डीप टेक योजनाएं, डीप टेक मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। बहुत ही गहरे तकनीक का मतलब होता है बहुत अच्छे वाले तकनीक, जैसे क्वांटम हो गया, AI हो गया, सही शब्द क्या बोलूँ मैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं को डीप टेक कह दिया जाता है। जैसे क्वांटम, AI, मशीन लर्निंग, ये सब जो चीज़ें होती है, स्पेस टेक हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं? डीप टेक में ही आते हैं। तो रक्षा क्षेत्र के लिए डीप टेक योजनाएं क्यों जरूरी हो गई है बंधुओं? क्योंकि अगर हमारे जो दुश्मन हैं वो AI के मदद से हथियार बनाएंगे, लेजर तकनीक का उपयोग करेंगे, क्वांटम तरीके का उपयोग करके नए नए हथियार बनाएंगे, तो हमें भी उसी प्रकार के बनाने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, युद्ध जो होता है ये रफ्तार का ही खेल होता है कि कितनी तेज़ी से और कितना सटीक आप वॉर करते हैं। जिसने इसमें महारत हासिल कर ली वही विजित हो जाता है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों और किस प्रकार से कई सारे युद्धों में छोटे छोटे तकनीकों ने अहम भूमिका अदा की है। जैसे बाबर ने जब लड़ा था तो वहाँ पर भी क्या था भाई, छोटे छोटे तोपों का उसने मदद लिया था, जबकि जो उसके अपोनेंट थे उन्होंने बड़े तोप का मदद लिया था। तो बड़े तोप आसानी से मुड़ नहीं पाते थे, जबकि उसने तोप को क्या किया था, छोटी छोटी गाड़ियाँ और जानवरों के पीठ पर बांध दिया था, जिससे आसानी से उनको मूव किया जा सकता था। रक्षा क्षेत्र के डीप टेक योजनाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में गहन प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना की घोषणा अंतरिम बजट 24-25 वित्त मंत्री ने किया था, और इसका मुख्य लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है और डीप टेक जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, रक्षा प्रणालियों का उपयोग करना है।
उद्देश्य क्या है? तो रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में इनोवेशन का मतलब नई चीज़ों का निर्माण, नए चीज़ का निर्माण करना है। आत्मनिर्भरता, हम किसी पर भी निर्भर ना रहें। रोजगार सृजन भी एक है लक्ष्य, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी हम आएँ। सुरक्षा और दक्षता को मजबूत करें। दक्षता का मतलब होता है कोई एक सामान है, 1 किलो आपको सामान दे दिया, उसको आप कितने बढ़िया तरीके से उपयोग करते हैं, इसी को दक्षता कहा जाता है। दक्षता कहा जाता है कितना शानदार तरीके से आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो दक्षता को बढ़ावा देगा, सुरक्षा को बढ़ावा देगा, रोजगार भी क्रिएट करेगा, ग्लोबल कंपटीशन में भी हमें शामिल करेगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा। वित्तीय सहायता क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है जिसमें डिफेंस से जुड़े हुए चीज़ों का रिसर्च से लेकर के स्टार्टअप से लेकर के बहुत सारे चीज़ों पर पैसा खर्चा किया जाएगा। रक्षा राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति को भी शुरू किया गया। अगस्त 2023 में NDTSP कंसोर्टियम ने डीप टेक स्टार्टअप के लिए नीति का मसौदा स्वरूप प्रस्तुत किया था, जिसको 2024 के अंत तक लागू करने की योजना लागू कर भी दिया गया है। अब इसमें कोई भी बाधा नहीं है। लेटेस्ट जो बजट है उसमें यही कहा गया है कि हमने सभी बाधाओं को दूर कर लिया है, हमने अब फंडिंग भी दे दी है, अब जल्द ही हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लक्षित प्रौद्योगिकी क्या है? किन किन क्षेत्रों में इस योजना के तहत में काम किया जाएगा? तो AI के क्षेत्र में स्वायत्त हथियार प्रणाली का निर्माण जो AI को एडॉप्ट कर सके और AI का उसमें उपयोग किया गया हो, जो दुनिया के कंपटीशन के हिसाब से हो, जैसे ड्रोन, साइबर सुरक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। क्वांटम कंप्यूटर में सुरक्षित संचार और डेटा विश्लेषण, यानी कि जो हमारे संचार है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में कोई बातचीत हो रहा है, कोई संदेश भेजे जा रहे हैं, तो उस पर क्वांटम तकनीक का उपयोग करके उसको कोई डिकोड करके सुन न ले आसानी से। इसीलिए संचार के क्षेत्र में क्वांटम का हमें उपयोग करना पड़ेगा, जिससे वो इतने बड़े कूट में प्रतिबद्ध हो कि भाई उनको डिकोड ना किया जा सके, डिकोड कोई भी ना कर सके। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना है, रोबोटिक्स का उपयोग करना है, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी, मिसाइल और हथियार प्रणालियां जो हाइपरसोनिक हो उसका उपयोग करना है। VR ऑगमेंटेड रियलिटी प्रशिक्षण और सिमुलेशन का भी उपयोग करना है। सिमुलेशन क्या होता है? तो जैसे कोई फ्लाइट है तो फ्लाइट के जैसा ही एक सिमुलेटर हम लोग बनाते हैं, वो प्रशिक्षण के लिए तो मेनली उपयोग किया जाता है कि आप उस पर अपने हाथ साफ कर लो, उसके बाद आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कि डीप टेक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम, कि भाई डीप टेक को लेकर इस देश में काम हो सके, उसको लेकर के आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि उसको लेकर स्टार्टअप आ सकें, एकेडमी में उसको लेकर डिस्कशन हो सके। एकेडमी का मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें उसको लेकर डिस्कशन हो सके, बच्चों को पढ़ाया जाए, तब जाके ये चीज़ें आगे आएंगी। राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग मोबिलिटी मिशन, बैटरी स्टोरेज मिशन, ये सारे के सारे इसी से जुड़े हुए हैं। 10,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप की पहचान की गई जो इस योजना का हिस्सा होंगे। 10,000 डीप टेक स्टार्टअप ऐसे हैं जो इस स्कीम का हिस्सा होंगे, जो भारत में डिफेंस में गहरे तकनीक में आगे में इनोवेशन करेंगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO को भी इसमें भूमिका के लिए कहा गया कि भाई आप भी अब टॉयलेट बनाना छोड़ करके, ट्रेन के लिए टॉयलेट भी बनाया DRDO ने, तो वो बनाना छोड़ करके अब आप कुछ अच्छे शानदार चीज़ें ऐसा बनाओ जो दुनिया में किसी के पास ना हो। ठीक है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX पहल, ये मैंने पहले भी पढ़ा है न्यूज़पेपर डिस्कशन में। इस पहल के तहत भी स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को कहा जा रहा है कि आप डिफेंस के क्षेत्र में कुछ शानदार चीज़ें हमें बना करके दें। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी इसमें काम किया जाएगा। पात्रता लिखा हुआ, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। आत्मनिर्भरता को हासिल करेंगे हम लोग, रोजगार सृजन पर ध्यान देंगे, सुरक्षा में भी वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। चुनौतियां क्या क्या है? तो उच्च लागत, बहुत पैसा खर्चा होता है कोई भी डीप टेक में। प्रतिभाओं की कमी है, हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसे बच्चों की कमी है जो इन क्षेत्रों में काम कर सकें, हैं भी तो वो रोजगार करना चाहते हैं, वो अपना कुछ बनाना नहीं चाहते हैं। नियामक बाधाएं भी हैं, बहुत सारे सरकारी ऐसे नियम कानून हैं जो इससे बाधा उत्पन्न करते हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर भी जोखिम है। लंबी अवधि का अनुसंधान, ये जो अनुसंधान होता है कोई 2 महीने में नहीं हो जाता है, 10-10, 20-20 साल आपको खपत करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट के पीछे, तब जाके आप उसका निर्माण करते हैं। तो भारत सरकार ने बहुत देर कर दी है, इसको अगर हम 2015 के आसपास ही शुरू कर लेते तो आज हमारे पास कुछ बनकर के आ गया होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कर लेंगे तो भी हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आपको मैंने इस योजना के बारे में बता दिया है डिटेल, और हाल ही में इस पर फंडिंग किया गया है बहुत ही बड़े स्तर पर। भारत सरकार ने फंडिंग को इंक्रीज किया है 25-26 के बजट में। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है श्रम कल्याण और रोजगार सूचकांक। ये हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। इस बार के बजट में इस पर बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग की गई है और इसी कारण से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। श्रम कल्याण रोजगार सूचकांक, लेबर वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक नवीनतम सूचकांक है
और इससे राज्य भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने इसको लाया कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई योजना जुड़ी हुई है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके श्रम कल्याण और रोजगार सृजन के प्रयास के आधार पर रैंकिंग प्रदान करनी है। जितने भारत में राज्य हैं और यूटी हैं, अर्बन टेरिटरी हैं, उनको यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन, उनमें श्रम कल्याण यानी कि रोजगार से जुड़े हुए कितने अच्छे स्तर की पॉलिसी बनाई गई है और रोजगार सृजन के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, इन प्रयासों के आधार पर हम उनकी रैंकिंग करेंगे, इंडेक्स जारी करेंगे। यानी कि ये कंपटीशन को बढ़ावा देगा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और रोजगार के उन्मुख जो सरकारें हैं वो पॉलिसी का निर्माण करेंगी। उनको अपनी खामियों और कमियों के बारे में पता चलेगा कि हमारे स्तर पर कौन से पॉलिसी का निर्माण नहीं किया गया है या दूसरे राज्य किस क्षेत्र में कौन सा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यह सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य श्रम कानून का कार्यान्वयन में एक रूपता लाना है, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। इसको 2024-25 में ऐलान किया गया था, लेकिन अब जाके इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और अब जाके इस पर फंडिंग को भी बढ़ाया गया है। जरा इसको डिटेल में इसीलिए देखेंगे क्योंकि हाल के महीनों में बहुत चर्चा में रहा है। उद्देश्य क्या होगा इस इंडेक्स का, तो श्रम कल्याण को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसका सबसे पहला उद्देश्य होगा कि श्रमिकों के अनुकूल कौन से राज्य कौन से बेहतरीन पॉलिसी का निर्माण कर रहे हैं, दूसरे राज्य भी उससे सीखेंगे और सीख करके अपने यहाँ पर भी उस पॉलिसी को बढ़ा सकते हैं। रोजगार सृजन होगा, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बनेगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन हमेशा ही बेनिफिट होता है किसके लिए, तो सामान्य लोगों के लिए। अगर कंपटीशन होगा पॉलिसी मेकिंग में कि हमारे यहाँ पर अच्छा पॉलिसी मेकिंग हो रहा है तो हमारे यहाँ पर हो रहा है, हमारे यहाँ पर अच्छा रोजगार मिल रहा है तो हमारे यहाँ पर हो रहा है, इससे क्या होगा, लोगों का ही अंत में भला होने वाला है। नीति निर्माण में सहायक होगा कि अगर किसी राज्य ने कोई बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है तो दूसरे राज्य भी उसको अपने यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। श्रम कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा। लेबर कोड्स जो हैं, कोड का मतलब क्या होता है, संहिता। देखिए भारत सरकार ने काम किया बड़ा ही अच्छा। पहले श्रम से जुड़े हुए बहुत सारे कानून थे जो रिपन के समय से शुरू होकर के और हाल फिलहाल के भारत सरकार के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा करते हैं। उन्होंने बोला कि सब कानूनों को एक कर दो और श्रम संहिता का निर्माण कर दिया। उन्होंने बोला कि श्रम संहिता का निर्माण करो। संहिता में बहुत सारे कानून बने होते हैं जो शामिल कर दिए जाते हैं, बहुत सारे एक्ट मिलकर के कोड का निर्माण करते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जैसे लेबर कोड है। ये कोड में बहुत सारे कानून शामिल होते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या हैं, रैंकिंग प्रणाली बनाया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग रैंक करेंगे कि भाई साहब आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, आप सबसे पहले रैंक पर जाओ, आपने सबसे खराब प्रदर्शन किया, आप सबसे नीचे आ जाओ। LWEI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मापदंडों का आधार पर रैंक करता है, जैसे कि श्रम कानूनों का अनुपालन, सामाजिक सुरक्षा, योजनाओं का कवरेज, रोजगार सृजन। कौन कौन से पैरामीटर मैंने आपको बताए, कौन कौन से बताए, श्रम कानून कैसा है वहाँ पर, कानून कैसा है वहाँ पर, अनुपालन क्या हो रहा है उसका कि नहीं हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा योजना कवरेज यानी कि बीमा, हेल्थ बीमा हो गया, पेंशन मिल रहा है कि नहीं, न्यूनतम मजदूरी का कानून लागू है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। रोजगार सृजन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी देखा जाएगा। यह सूचकांक वार्षिक या त्रैमासिक आधार पर 3 महीने या वार्षिक आधार पर अपडेट किया जा सकता है। 3 महीने के आधार पर या वार्षिक रूप से जारी किया जाएगा कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी संघवाद की संघ के अंतर्गत जो अलग अलग राज्य हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मूल्यांकन मापदंड क्या है, श्रम कानून का अनुपालन, 4 नए श्रम संहिता, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा का कार्यान्वयन। ये क्या है, 4 नए कानून बनाए गए हैं श्रम से जुड़े हुए। सामाजिक सुरक्षा में जैसे कर्मचारी भविष्य निधि जिसको पेंशन कहा जाता है, कर्मचारी राज्य बीमा, स्टेट का बीमा, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं का कवरेज देखा जाएगा। रोजगार सृजन देखा जाएगा, श्रमिक कल्याण देखा जाएगा, प्रवासी श्रमिकों का कल्याण। अगर मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से बहुत बड़े स्तर पर श्रमिक आते हैं, तो प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए डेटाबेस और कल्याणकारी योजनाएं भी जारी की जाएंगी। महिला श्रमिकों की भागीदारी भी देखी जाएगी। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मातृत्व लाभ यानी कि कार्यस्थल पर कोई महिला अगर बच्चे को लेकर के गई है तो उसके बच्चे के लिए क्रेच का है वहाँ पर व्यवस्था की नहीं है, क्रेच अगर नहीं है तो कैसे व्यवस्था हो रहा है महिलाओं के लिए ये भी देखा जाएगा। मातृत्व को क्या लाभ दे रहे हैं आप, जैसे कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको आप छुट्टी दे रहे हैं कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। क्या बोलते हैं, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद दोनों में छुट्टियों का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। ठीक है,
जो मासिक धर्म का समय होता है, उनका पीरियड का समय, तो उस दौरान छुट्टी मिल रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले देश में जो महिलाओं के मासिक धर्म होते हैं उससे जुड़े हुए छुट्टी का प्रावधान बिहार राज्य में किया गया था लालू जी के सरकार के द्वारा, कि महिलाओं को मंथ में 4 दिन की छुट्टी उसके लिए तय किया गया था। ये क्या दिखाता है कि लैंगिक रूप से आप समानता स्थापित करना चाहते हैं कि सभी वर्ग के, जो सभी लिंग के लोग हैं वो आसानी से काम कर सकें। ये सबसे पहला बिहार में ही किया गया, तो लालू जी की सरकार ने किया था। ये सबसे शानदार काम था। पोर्टल और तकनीक, LWEI के लिए डेटा संग्रह विश्लेषण के लिए श्रम सुविधा पोर्टल का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शी रैंकिंग और प्रदर्शन की निगरानी की जाती है कि भाई कौन सा राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ये डैशबोर्ड हमने बनाया। डैशबोर्ड क्या है, कोई वेबसाइट मान लीजिए, उस पर सारा डेटा आपको एक जगह दिख जाएगा। भारी भरकम शब्द होते हैं, बस मायने उनका कुछ नहीं होता है। उच्च रैंकिंग वाले राज्यों को केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि और प्रोत्साहन मिल सकता है। निम्न रैंकिंग वाले राज्यों के लिए सुधार के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता भारत सरकार दे सकती है। अगर आपका रैंक लो आया है तो भी आपको हम सहूलियत देंगे, और जिनका रैंक अच्छा आया है उनको भी सहूलियत मिलेगा, यानी कि आपको प्रोत्साहन तो मिलेगा ही अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो। लाभ क्या होगा, श्रमिक कल्याण में सुधार होगा, रोजगार सृजन होगा, पारदर्शिता होगी, प्रतिस्पर्धा बनेगी, आर्थिक विकास हो सकता है, लोगों का कल्याण होगा। अंत रूप से चुनौतियां क्या है, डेटा संग्रह। आप डेटा को कैसे संग्रह करोगे। राज्यों में असमानता है, बुनियादी ढांचे में असमानता है। देश के पूर्वी भाग के राज्य अभी बुनियादी रूप से पिछड़े हुए हैं, पश्चिमी भाग अधिक उन्नत है। उत्तर दक्षिण में दक्षिण भाग अधिक उन्नत है, उत्तर भाग तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। जागरूकता की कमी है, अनुपालन की लागत भी आ सकती है, अनुपालन की भी लागत आ सकती है। घोषणा कार्यान्वयन, LWEI की घोषणा बजट 24-25 में की गई थी। इसे लागू करने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। संबंधित योजनाएं और पहल, जैसे ई श्रम पोर्टल है, श्रम संहिताएं का निर्माण किया गया। देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2019-20 में जितने भी कानून थे श्रम से जुड़े हुए, उन सब को एक करके भारत सरकार ने कोड का निर्माण किया है। तो ये बड़ा ही अच्छा माना जा रहा है कि जो जटिलताएं थी श्रम कानूनों की, उसको कम कर दिया भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी लागू किया जा रहा है, और राष्ट्रीय कैरियर सेवा रोजगार के अवसर प्रदान करने कौशल विकास के लिए पोर्टल है, जिसका भी उपयोग इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि सर पिछले साल के सारे बजट पढ़ा नहीं हूँ, पिछले साल का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐलान किया गया, देखिए इस साल के बजट में जो नई योजनाओं का ऐलान हुआ है वो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो जो पिछले साल की योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनमें भी कई सारी योजनाएं जिसकी फंडिंग इस बार बढ़ाई गई है, और अब जाके उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जाके वो चर्चा में आ रहे हैं कि इस योजना के तहत में क्या काम हो रहा है, क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके कारण से जो अभी ये पढ़ रहे हैं हम लोग, वो इसी कारण से पढ़ रहे हैं कि इस साल भी फरवरी में चर्चा में है, और बहुत बड़े स्तर पर न्यूज़पेपर में इनकी चर्चा की जाती है। फंडिंग भी बढ़ाया गया है। तो मैंने इस बार की योजना भी पढ़ाई है, आपको पिछला ही वीडियो जा करके देखिएगा, मैंने एक योजना पढ़ाया हुआ है, और इसको भी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कर लें। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बहुत बड़ी योजना है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। क्यों बड़ी योजना है, क्योंकि इसको इलेक्शन से पहले ऐलान किया गया था और इलेक्शन के पश्चात से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है तेज़ी से। और ये लॉन्ग टर्म की योजना है, लंबी अवधि की बहुत ही बड़ी योजना है। देश में हर घर के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें क्या रखा गया उद्देश्य, तो आपको मैं पढ़ाता हूँ। मुफ्त बिजली प्रदान करना, प्रत्येक घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, आर्थिक लाभ मिलेगा, रोजगार सृजन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बन सकता है। ग्रिड पर निर्भरता कम हो जाएगी कि बिजली का कनेक्शन आपके घर तक आया है या नहीं आ रहा है, राज्य सरकार आपको बिजली मुहैया करवा रही है नहीं करवा रही है, उससे आपका निर्भरता कम हो जाएगा। आपके अपने घर के ऊपर में सोलर पैनल लगा होगा, उससे आपको मुफ्त बिजली मुहैया करवाएगी भारत सरकार। ओके, अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं कि है क्या भाई। तो लक्ष्य क्या रखा गया, 100 मिलियन 10 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना। 10 करोड़ घरों में, ये मोदी जी का बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है। 10 करोड़ घरों में बहुत बड़ी संख्या होती है। ब्रिटेन की आबादी शायद 20 करोड़ के आसपास है, देखिएगा एक बार। तो उतने बड़ी आबादी, उसका लगभग 50% अपने देश में 10 करोड़ घरों में सोलर पैनल स्थापित करने में आपको मदद करेगी भारत सरकार। प्रत्येक घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। इससे वित्तीय मतलब 300 यूनिट तक आपको बिजली मिल सके, इतना बड़ा सोलर पैनल लगाने भारत सरकार आपको मदद करेगी। बिहार सरकार बार मेरे ऊपर आ रहा है, पता नहीं क्यों। सोलर पैनल स्थापित लागत 60% तक केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, और 40% लागत के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण, यानी कि 100 रुपये का अगर आपको लागत आ रहा है स्थापित करने में, तो 60 रुपया भारत सरकार देंगे, मोदी जी देंगे, अपने जेब से देंगे क्या, नहीं, आपने जो टैक्स दिया ना उसी से देंगे।
बाकी 40 रुपया अगर आप अपना जेब से लगा रहे तो कोई बात नहीं। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो सस्ते दर पर आपको ऋण भी मुहैया करवा देंगे। उदाहरण के लिए 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में से 60% सब्सिडी मिलेगा। मान लीजिए 2 लाख है तो 60% कितना होगी, 1,20,000 के करीब में आपको सब्सिडी मिल जाएगा। शेष राशि के लिए आसान ऋण 80,000 के लिए आपको आसानी स्तर पर ऋण मिल सकता है। अतिरिक्त आय, घरों में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेच सकते हैं। मान लीजिए आपने इतना बड़ा सोलर पैनल लगा लिया कि आप बिजली उत्पादित करने लग गए, तो आप उसको ग्रिड में वापस बेच दीजिए और उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। 15 से 20,000 रुपये तक की प्रति वर्ष में आप आय संभव है कि आप कर सकते हैं। जितना मतलब आपका बिजली पर खपत होगा ना, मान लीजिए आप AC वगैरह भी यूज करते हैं तो बिजली पर जितना आपका खपत होगा उतना आप अर्न कर लेंगे अगर आप एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो। राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया इसके लिए, तकनीकी सब्सिडी सहायता योजना के आवेदन इनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। और डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनी पंजीकृत वेंडर सोलर सिस्टम की स्थापना रख रखाव में मदद करेंगे। डिस्कॉम का मतलब वो कंपनी जो आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। रोजगार के अवसर होंगे, अब सोलर पैनल लगेंगे तो पैनल लगाने वाले को रोजगार मिलेगा, मेंटेनेंस वाले को रोजगार मिलेगा, खरीदने बेचने वाले को रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जा सकता है कि वो सोलर पैनल वगैरह का काम कर सकें, रिपेयर कर सकें। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है। बिजली बिल में बचत हो सकता है, अतिरिक्त आय हो सृजन कर सकते हैं, पर्यावरणीय लाभ भी हो सकता है, लंबी अवधि के लिए बचत हो सकता है, रोजगार सृजन भी हो सकती है। चुनौतियां और समाधान क्या है? जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रारंभिक लागत सब्सिडी या कम ब्याज दरों पर ऋण इस समस्या का हल कर सकते हैं। तकनीकी बाधाएं भी हैं। छत की उपलब्धता, जहां पर छत नहीं है, फ्लैट में रहते हैं तो फिर कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे आप बताइए, या फिर किराए के मकान में रहते तो कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे। तो जहाँ पर छत नहीं है तो वहाँ पर आपको करना चाहिए कि कोई और भी तरीका ऐसा हो, जैसे गली मोहल्ले का एक ही जगह सारा सोलर पैनल बना लिया, हर मोहल्ले का एक इंडिपेंडेंट सोलर पार्क बना लिया। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हर मोहल्ले का एक छोटा सा, हर टोले का एक सोलर पार्क बना लिया जो उस पूरे मोहल्ले में बिजली प्रदान करता है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है? लाखों घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। 10 करोड़ घरों के लक्ष्य 23 से काम चल रहा है। 24-25 के बजट में इस योजना के लिए भारी धनराशि आवंटित की गई है। आपको पता चला क्यों पढ़ाया मैंने? क्योंकि इस योजना में बहुत बड़े स्तर पर पैसा दिया गया इसके लिए। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम प्रचार चल रहा है और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं इस योजना की वार्तालाप जरूर ही करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है बिहार बजट 25-26, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, स्थिति और भविष्य। ये मैंने एक बार पहले भी बिहार महिलाओं की स्थिति पढ़ाया है, लेकिन इसको मैं अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, कि जो बजट है इस बार का बिहार का, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, क्योंकि वहाँ से मुझे लग रहा है कि सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे विशेष भाग है उसका वो महिलाओं से जुड़ा हुआ भाग है। इससे बहुत सारी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं तो मैंने कभी कम से कम नहीं सुनी है कि महिलाओं को लेकर जारी किए गए हैं। तो उसको हम लोग ज़रा डिटेल में देखेंगे कि भाई क्या है, कौन कौन सी योजनाएँ हैं। अगर सवाल पूछा जाता है तो उसमें हम लोग उपयोग कर सकते हैं। 3 मार्च 2025 को उप मुख्यमंत्री के द्वारा सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देता है। कुल 3,16,895.02 करोड़ रुपए का ये बजटीय आवंटन किया गया है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसमें रखा गया है प्रावधान। 25-26 में महिलाओं के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जैसे पिंक बस की सेवा, महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा है, जैसे महिला ड्राइवर और कंडक्टर होंगी, महिला ही ड्राइवर महिला ही कंडक्टर। सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुनिश्चित करना, साथ ही महिलाओं को रोजगार का अवसर भी मुहैया करवाएगा। 17,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। पिंक टॉयलेट, सार्वजनिक स्थान, महिलाओं के लिए विशेष स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, स्वच्छता व गरिमा को बढ़ावा देगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होगा, इसके लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। महिला हाट पटना में लगाया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए विशेष बाजार की स्थापना, जहां वो अपने उत्पादों को बेच सकेंगी, खरीद भी सकेंगे। बेचना खरीदना, खरीदार तो कोई भी हो सकता है, बेचने वाली महिलाएं ही होंगी। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। 13,368 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। कन्या विवाह मंडप, क्या होता है कन्या विवाह मंडप? गाँव घर में, शहरों में जो गरीब लोग अपने बेटियों का विवाह सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए इंतजाम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए विवाह मंडप होगा एक प्रकार का, जहां पर आप सामुदायिक विवाह जो है कम्युनिटी स्तर पर मैरिज वगैरह हो सकते हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों की शादी के लिए सामुदायिक विवाह मंडप की व्यवस्था, आर्थिक बोझ को कम करना, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। जिम ऑन व्हील, महिलाओं के लिए मोबाइल जिम सुविधा, ऐसे जिम जो घूमेंगे शहरों में, गाँव में,
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र उपलब्ध होंगी, महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी इससे। ठीक है। एक बार एक बड़े गुरुजी बोल रहे थे कि महिलाएं इसलिए मोटी होती जा रही हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन खरीद लिया है घर में, तो पुरुष क्यों मोटे होते जा रहे हैं बताइए। बहुत बड़े गुरुजी हैं, लेकिन इसी तरह का कैसे बोल लेते हो आप। बहुत ही घटिया चीज़ें हैं ये, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों आप बोल रहे हो कि वॉशिंग मशीन नहीं है इसलिए मोटे होते जा रहे हैं, है ना। तो पुरुष फिर क्यों मोटे होते जा रहे हैं। विवरण, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती हॉस्टल की स्थापना किया जा रहा है। महिलाओं के लिए कार्यबल भागीदारी को बढ़ाना, सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना है कि जैसे कोई महिला अगर किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं तो उनके लिए रहने की आवास सुरक्षित हो, वहाँ पर वो रह सकें। इससे क्या होगा, जो महिलाएं नौकरी लगने के बाद भी दूसरे शहर में अगर चला जाए तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो छोड़ देती हैं, ये रहेंगे कहाँ। बहुत बड़ा इशू है भाई। आपको लग रहा होगा छोटा इशू है, आपके घर में अगर कोई कामकाजी महिला हो तो पूछिएगा उनसे कितना बड़ा इशू है किसी दूसरे शहर में घर ढूंढना रहना। तो उनके लिए है बड़ा ही अच्छा होगा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल। और आवंटित राशि है 13,368 करोड़। और महिलाओं के प्रशिक्षण के रोजगार, बिहार राज्य सरकार पर सड़क परिवहन निगम में ड्राइवर और कंडक्टर ग्रुप में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और प्रशिक्षण का व्यवस्था किया गया है। इसमें 33% आरक्षण ड्राइवर और कंडक्टर पद के लिए बिहार सरकार के रोजगार सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया है। ये क्या है, तो गैर पारंपरिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। गैर पारंपरिक का मतलब जो माना जाता है, आपने भी मीम शेयर किया होगा कि महिलाएं खराब ड्राइवर ही होती हैं, तो वो जो गैर पारंपरिक क्षेत्र है जिसमें महिलाओं की भागीदारी अभी कम है, उसे महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। सामाजिक कल्याण की योजनाएं, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन, आवंटन इसके लिए SC ST अल्पसंख्यक OBC और 13,368 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है, साक्षरता दर 51.50% है, मात्र 51% जो देश में लोएस्ट है। पुरुषों का 71% है, महिलाओं का 51% है। श्रम बल भागीदारी भी कम है, महिलाएं श्रम बल में भी केवल 10 से 12% ही हैं, जो देश का औसत 25% से बहुत कम है। स्वास्थ्य है, मातृ मृत्यु दर अभी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चों को जन्म देते समय या उसके पश्चात। कुपोषण, एनीमिया भी है, सामाजिक चुनौतियां भी है, बाल विवाह, लैंगिक हिंसा और प्रतिशतात्मक सामाजिक संरचना के कारण से उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भविष्य की संभावनाएं क्या है, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और वाकई बिहार सरकार ने इस क्षेत्र में शानदार काम किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी काम किया जा रहा है। सामाजिक बदलाव के लिए भी कई सारी योजनाएं मैंने आपको बताई है। चुनौतियों के समाधान भी कर रही है, रोजगार से लेकर के शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, हर दृष्टिकोण से बिहार सरकार मदद कर रही है और वाकई मदद कर रही है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। दीर्घकालिक प्रभाव, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन में सुधार से SDG 5 को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो लैंगिक रूप से समावेशन की बात करता है। कृपया करके जब भी इस तरह के सवाल लिखें ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी मेंस एग्जामिनेशन है। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें आपको कम कंटेंट मिल रहा है लेकिन आपको SDG सूचकांक याद है, इकोनॉमिक्स से या कोई भी इस तरह के इशू जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, गरीबी से जुड़ा हुआ है, असमानता से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ है, बिजली से जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ अगर आप SDG रैंकिंग को लिख देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं आंसर में, यकीन मानिए आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसके द्वारा आप मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सारे टॉपिक आज के वीडियो में जितने भी थे, मैंने शुरुआत में जो बताए थे टॉपिक, सब मैंने आपको करवा दिया है, सब मैंने करवा दिया है। 6 के 6 टॉपिक हमने पढ़ लिए। सूर्यघर योजना, श्रम कल्याण रोजगार सूचकांक, रक्षा क्षेत्र के लिए डीप टेक योजना, बिहार में प्रदूषण, संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट जो पिछले ही महीने का है, बिहार बजट, रक्षा क्षेत्र के लिए भी सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। अंत में एक चीज़ और बोलूँगा मैं, आपका मेंस एग्जामिनेशन ही है 4 दिन के पश्चात से, कृपया करके मोटिवेटेड रहें, डरे ना। होगा डर लगेगा आपको, पहली बार जो दिन है उनको विशेष रूप से डर लगता है, लेकिन रिलैक्स रहें। जो आपने पढ़ा है, मेरा मानिए, यकीन मानिए, जो आपने पढ़ा है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सिविल सर्विसेज का मेंस है तो पहले से ही माइंडसेट बना करके जाइए कि कुछ ऐसे कठिन सवाल पूछे जाएंगे जो मुझे नहीं आ रहा होगा या जिसमें मुझे कम आ रहा होगा। पहले से ही माइंडसेट बना के रखना है। सिविल सर्विसेज का मेंस है, कोई हलवा थोड़ी ना है कि आप जाएंगे सारा कुछ करके आ जाएंगे आसानी से। और वो कठिन सवाल केवल आपके लिए ही नहीं कठिन होगा, बल्कि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए वो कठिन होगा। बाकी मैक्सिमम सवाल जो होंगे वो आ रहे होंगे आपको।
अब आपके ऊपर पड़ता है, आप जितना रिलैक्स होंगे, जितनी अच्छी आपकी लेखन शैली होगी, जितना ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि फैक्ट्स वहाँ पर नहीं भूलेंगे, घबराएंगे नहीं, उतना ही अच्छा आप लिख करके आएंगे। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन जो है, ये एग्जामिनेशन हॉल में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, अंत में उसी पर डिपेंड करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाहर आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपकी हालत ख़राब है, हाथ पांव फूल रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगी। आपको बाहर कम भी पढ़ा है आपने, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं कि मेरा ही पेपर है और मुझे ही सेलेक्ट करेंगे इस बार। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ में, तो यकीन मानिए आपका मेंस एग्जामिनेशन अच्छा जाता है। सभी सवालों को अटैम्प्ट करना है। मैं आज का सरप्राइज टेस्ट जो लेता हूँ उसे मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। कोई एक बच्चा है जिसने 2 सवाल को बहुत अच्छा लिखा है 5 में से, और बाकी 3 सवाल को उसने लिखा ही नहीं है। तो बहुत भी अच्छा लिखा है तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स भी दो तो भी उसके मार्क्स कम पड़ जाते हैं। अगर किसी ने 5 सवाल लिखा है और 5 को ठीक ठाक एवरेज भी लिख दिया है, तो उसके जो मार्किंग होते हैं वो इन 2 सवाल वालों से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि सवालों को कोशिश करना है कि अटैम्प्ट अवश्य रूप से ही करें। ऐसा नहीं कि एक सवाल को तो बहुत अच्छा लिख दिया, पूरा भर भर के लिख दिया, बाकी सवाल को अटैम्प्ट ही ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सभी सवालों को अटैम्प्ट करना है। हेडिंग बना करके जो पूछा केवल उसी को भी लिख देंगे तो भी मार्क्स आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा और फोकट वाले मोटिवेशनल वीडियो से दूर रहिएगा। आप सब मेंस देने जा रहे हो, तो यानी कि सारे के सारे अच्छे छात्र ही हैं। किसी की कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी गाइडेंस नहीं चाहिए किसी का। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही जाएगा, मैंने पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।